अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर 3 डायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और डायनेमिक्स बेसिकली एक फ़िज़िक्स ऑफ ब्रांच है, फ़िज़िक्स की ब्रांच है, जिसमें हम जो है डिस्कस करते हैं कि एक फ़ोर्स जो है वो कैसे मोशन को कॉज करती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका हम जो फर्स्ट 2-3 पेजेस हैं बेसिकली वो थ्योरेटिकली हैं, सारी थ्योरी दी हुई है, उसमें डिफाइंस वगैरह हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, किन चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं कि कोई चीज़ है उसका मोशन किस तरह है। उन्होंने फिर आगे कहा है इफ़ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर नॉन एट एनी टाइम देन अ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी एट अनदर टाइम कुड बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड। उन्होंने कहा है कि अगर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें एक टाइम के पता हों, किसी भी एक टाइम के हमें पता हो कि इस टाइम पे इसकी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ये थी, तो हम किसी दूसरे टाइम की भी उस मूविंग बॉडी में कुछ जब दूसरे टाइम में होगी तो हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बताया जाता है कि गाड़ी 1 घंटा पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी ये वेलोसिटी थी, उसकी ये एक्सेलरेशन थी, तो अब 1 घंटे बाद जो है उसकी इन चीज़ों को कैलकुलेट करें तो उन चीज़ों को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है उसमें एक और बात उन्होंने बताई है कि अगर एक स्टोन है उसको हम हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड होता है। इसकी वजह यह है कि जो अर्थ है वो उस पर ग्रेविटी की फ़ोर्स लगाती है और वो जो पत्थर को नीचे खींच लेती है। ठीक है, ऐसे ही हम कार को, मोटरसाइकिल को, इंजन जो है जो हमारे कार्स में यूज़ होते हैं वो एक फ़ोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं, एक फ़ोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अब जो है हम आगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ फोर्सेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में ये है कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट फोर्स का ये है कि हम पुश और पुल, स्टार्ट और स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फोर्स में ये है कि आप अगर कोई चीज़ है आप उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी वेलोसिटी, अपना मैग्नीट्यूड, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। आप पुश कर सकते हैं, आप पुल कर सकते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी पुश पुल गेट्स वाली होती है। जब आप मार्केट जाते हैं, आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, जो गेट इस पर पुश बाहर और अंदर पुल लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम हमेशा गलत खोलते हैं। अगर पुश है तो हम पुल कर रहे होते हैं, पुल होता है तो पुश कर रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो एग्जांपल है फोर्स की। ठीक है, फोर्स आप जब किसी चीज़ पे कुव्वत लगाएंगे, आप किसी चीज़ पे ताकत लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो चीज़ जो है वो स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, या उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी को चेंज कर देगी। ठीक है, अब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी फोर्सेस को देखते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलना, पुश पुल करना, अप्लाइंग फोर्सेस, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने इस डिफाइन को याद करना है। ठीक है, आपने ये एग्जांपल्स याद करनी है, आप ये 2 एग्जांपल्स काफ़ी होंगी। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और दिया हुआ है कि फोर्स ट्रांसफ़र करती है एनर्जी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो ताकत आपने हाथों से लगाई होती है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होती है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट करती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए कि एक जो शख्स है वो व्हील बैरो जो है अपने लोड में उसने लोड किया हुआ है और वो लेके जा रहा है, तो पहले उसने उसको लिफ्ट किया, पहले उसने उसको उठाया। आपने कभी इसको उठाने का इत्तेफाक हो, उसको पहले उठाते हैं और फिर इस पर धक्का लगाते हैं, उसको लेके जाते हैं आगे। इसका टाइट जो है वो उसकी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यही बात की है, एक मैन जो है वो अप्लाई करता है फोर्स को, उसको लिफ्ट करता है और फिर अप्लाई करता है फोर्स ताकि उसे पुश करे। और आप इसमें वो उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस जो है अप्लाई करेगा। जब उसमें मुख्तलिफ वजन होगा, ज़्यादा वजन होगा वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, कम वजन होगा तो कम फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे फोर्स एक्टिंग की एग्जांपल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें ग्राउंड पे चलने के लिए देती है। मतलब आप ग्राउंड पे चल रहे होते हैं, आपका जो जूता होता है ज़मीन के दरमियान एक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होती है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में इंशाल्लाह आगे, तो वो हेल्प करती है आपको चलने में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है टाइप ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे हमें 2 टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ जाती हैं, फ्रिक्शन, ड्रैग, थर्स्ट, नॉर्मल, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ एमसीक्यूज़ में आती है कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन इसमें से दिए होंगे, 2 ऑप्शन इसमें दिए होंगे, आपने सेलेक्ट करना होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लेटर लिखा है ताकि आपको ये याद करना ईजी हो, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास 2 तरह की फोर्स होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है
होती है नॉन कॉन्टैक्ट। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की हमें डिफ़ाइन दिया, ये डिफ़ाइन है आपके पास, ठीक है। इसमें आपने डिफ़ाइंस और एग्जांपल्स पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ज़्यादा बहुत मुश्किल वर्डिंग नहीं, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी अगर आप समझ लें। उन्होंने कहा है कि अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें है क्या, उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है और वो जो दूसरा पॉइंट होता है वो दूसरे का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक और दूसरी, ठीक है। अब ये फोर्स जब इस फोर्स पे एक्ट करेगी, इस पर अपना जोर लगाएगी, इस पर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, तो बेसिकली ये जिस जगह पे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रही है, आपने टेलीफोन्स देखे होंगे, PTCL स्पेशली जो फ़ोन्स होते हैं जो अब मोस्टली अवेलेबल नहीं हैं वो वाले, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप फ़ोन को उसकी जगह पे रखते हैं तो उसमें दो टाइल पैड, ऐसे अगर फ़ोन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे उसके बटन्स होते हैं, यहाँ पे उसका डायल पैड होता है, यहाँ पे उसकी स्क्रीन होती है और यहाँ पे वो ऐसे जगह दो होल्स बने होते हैं, इसके ऊपर आप जो है वो PTCL जो भी फ़ोन होता है होल्डर, आप उसको उस पर रखते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होते हैं, हम जब फ़ोन इस पर रखते हैं तो बेसिकली ये दो हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, इस पर हम रखते हैं, फोर्स को लगाते हैं और वो इसके ऊपर फिक्स हो जाता है और हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल आ जाती है कि ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई हो रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। मतलब दो फोर्सेस के दरमियान जब कॉन्टैक्ट हो रहा होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगी, पुश एंड पुल आ सकता है इसका, ठीक है। आगे फर्दर इसकी जो है सबसे पहले उसमें फ्रिक्शन दिया हुआ है, एक फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद अदर सरफेस, ठीक है। जब बेसिकली एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और उसके मोशन को रेजिस्ट करता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे रेजिस्ट मोशन। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, फ्रिक्शन की डिफाइन में अगर आपने रेजिस्ट मोशन वाली वर्डिंग नहीं लिखी, अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, अगर आपने ये वर्ड मिस किया ना तो आपके 2 मार्क्स से शॉर्ट में 1 मार्क्स देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। बेसिकली मोशन को रेजिस्ट करती है। मोशन को रेजिस्ट कैसे करती है कि जब आप देखें कि आप जब हैं जूता पहनते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप खड़े होते हैं तो आपके ग्राउंड और शूज़ के दरमियान फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से आप गिरते नहीं हैं, आपका मोशन रेजिस्ट हो रहा होता है, आपका जूता जो है आपको गिरने से बचा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, अगर पानी फर्श पे हो और आप चल रहे हो बगैर जूते के आप चल रहे हो तो आपके फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके पाँव की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो आपके जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होती और आप गिर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर जूता पहना होता है तो वो जूता का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो रेजिस्ट करता है मोशन को, वो रेजिस्ट करता है आपको गिराने से और आप फिसलने से बच जाते हैं। तो बेसिकली वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन और बहुत तरह से यूज़ हो रही होती है। हम जब दोनों हाथों को रगड़ते हैं, ये गर्म फील होते हैं, तो मोशन एक टाइम के बाद इतने ये हमको रगड़ के इतने गर्म हो जाते हैं कि आप दोबारा रगड़ नहीं पा रहे होते हो, आपको वो मोशन रेजिस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो भी फ्रिक्शन में ही आ जाता है। नेक्स्ट करेंगे ड्रैग। ड्रैग में उन्होंने कहा कि ड्रैग फोर्स इज रेजिस्टेंट फोर्स कॉज्ड बाय मोशन ऑफ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। अब बेसिकली ड्रैग जो एक फोर्स है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन ये किस में, लिक्विड में होती है, फ्लूइड में होती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस फोर्स होती है जो मोशन ऑफ लिक्विड होता है, मोशन ऑफ बॉडी की जो होता है उसकी वजह से ये एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है, ठीक है। ये ऑपोजिट होती है रिलेटिव मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का है जो सराउंडिंग फ्लूइड में, से लिक्विड है, गैस है, ठीक है। मतलब एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन से क्रिएट होती है जो कि एक फ्लूइड के ज़रिए चल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है इसकी मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ऑपोजिट एक्ट करता है रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट से मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। मतलब अगर फ्लूइड जो है वो हमारे पास बिल्कुल सीधा जा रहा है तो इसका जो रिलेटिव मोशन होगा वो प्रॉबली वो इसके जो है वो अगेंस्ट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा है तो जो हमारे पास उसकी सराउंडिंग फ्लूइड होगा वो उसके ऑपोजिट जो है वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप ये कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स होती है, धकेलता है एक तरह से जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रस्ट। ये एक अपवर्ड फोर्स है जो कि एक्सर्ट होती है लिक्विड से ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, ठीक है। अब ये एक अपवर्ड फोर्स है। बेसिकली जब
उन्होंने कहा है कि बेसिकली जब हमारे पास इमर्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स, फॉर एग्जांपल एक आपके पास टैन है, उसमें लिक्विड है, ठीक है, उसमें अगर कोई चीज़ है इमर्स हुई है, डूबी हुई है, ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे थ्रस्ट से कहते हैं बेसिकली इसकी जो ऊपर जो बिल्कुल इसकी अपर सरफेस होती है, ठीक है, ये अपवर्ड सरफेस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं जो लिक्विड को अंदर डुबा देती हैं वो हमारे पास थ्रस्ट होती है, ठीक है। और हम जो है अगर किसी चीज़ को डुबोने की कोशिश करें वाटर में तो हम एक अपवर्ड फोर्स जो है उसको फील करते हैं। जहाँ पे अगर कोई बहुत हल्की बॉल आप लेते हैं और बॉल को आप बार नीचे डालते हैं, उसका वेट हल्का होता है, वो बार बार ऊपर आ रही होती है, बार बार ऊपर आ रही होती है। वो ऊपर क्यों आ रही होती है? क्योंकि उस पर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ये वो चीज़ है, ये वो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो उस पर अप्लाई करती है और ये ऊपर आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने जैसे एग्जांपल भी दिया है कि हम जो है फोर्स इंक्रीज होती है, जैसे हम उसको डीपर ऑब्जेक्ट को करते हैं वो उतनी ऊपर आ रही होती है। और इसी वजह से जो हमारे पास बैलेंस होता है वेट ऑफ शिप का, आपको पता है वेट जो है उसको बैलेंस किया जाता है समंदर की सरफेस के साथ ताकि उसके ऊपर चल सके। अगर शिप हल्का होगा तो वो जो है उसके अंदर जाएगा ही नहीं, उस पर वर्क नहीं करेगा, उस पर चलेगा। अगर वो बहुत भारी होगा तो वो अंदर डूब जाएगा। तो उसके वेट को पानी की सरफेस के साथ जो है वो बराबर करना होता है। आगे है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट लाइंग, ठीक है, लाइंग ऑन इट। अब उन्होंने कहा नॉर्मल फोर्स क्या होती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करती है जिसके ऊपर जो जो उस पर लाइंग कर रही होती है, जो उस पर पड़ी होती है, ठीक है। सिंपल फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, कोई इसमें एक्ट पर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कोई भी चीज़ है जैसे कि अब मेरी रजिस्टर रखी है, बुक रखी है, इसमें फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर भी एक्ट हो रहा है, अपवर्ड भी एक्ट हो रहा है, हर तरह से इस पर फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, तो ये जो है हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी। अगली चीज़ है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सब की आपने डिफाइन से याद करनी है, इन सब को आपने अच्छी तरह याद करना है। ये एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे है एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू इट। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? हवा की रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो एयर की वजह से, हवा की वजह से होती है। हवा चल रही है, ठीक है, आपने बहुत कोई हल्की चीज़ जो है वो जैसे शॉपर वगैरह होता है, हमें देखा होगा वो हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि वो बहुत हल्के होते हैं, हवा का जोर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस में ये होता है कि ये एयर की जब कोई चीज़ गिर रही होती है ना तो उसमें एयर रेजिस्टेंस होता है। बॉल जब बहुत तेज़ी से गिर रही होती है, अपने कार्टून में देखा होगा, जब बॉल बहुत तेज़ी से गिरी होती है उसके साइड पर ऐसे ऐसे लाइनें बनी आ रही होती हैं, वो एयर रेजिस्टेंस होती है। बॉल उसको रोक रही होती है, वो हवा उसको बॉल को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हवा का जो है वो कम होता है मैस और बॉल का मैस बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, तो वो बॉल जो है वो नीचे गिर जाती है। तो उसके साइड पे जो हमें एक फोर्स, इनविजिबल फोर्स होती है, वो एयर रेजिस्टेंस होती है। आगे टेंशन। ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन लोड पुल। टेंशन फोर्स जब भी कोई चीज़ को खींचा जाता है तो वो पुल होती है, खींचा जाता है, स्क्रू जैसे आप उसको बंद करते हैं या फिर रस्सी खींच, उसमें टेंशन फोर्स होती है। इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स में ये होता है कि हमारे पास जो है वो सर्टेन मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आ जाते हैं बगैर डिफॉर्म हुए। अब इलास्टिक की बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके पास इलास्टिक होती है, आप ज़ोर से खींचते हैं वो वापस अपनी फॉर्म में रहती है, वो टूटती नहीं है, तो ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि सर्टेन मटेरियल्स को ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ले आती है विदाउट बीइंग डिफॉर्म्ड, ठीक है, आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, या वो डिफॉर्म हुए बगैर। वो डिफॉर्म होने के बाद पहले आपने जो एक रबर थी सिंपल गोल थी उसको अपने ऐसे ऐसे 3-4 हाथों से उसको अजीब सी शक्लें उसकी बनाई हैं और बाद में वो उसी शेप में, गोल शेप में वापस आ गई। रबर बैंड्स की एग्जांपल है, स्प्रिंग, टेम्पो लाइन जो है वो इसकी एग्जांपल है। आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक ऐसी फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता। अब हमने इसमें जितनी भी फोर्सेज पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, उसमें फ्रिक्शन है, ड्रैग है, थ्रस्ट है, उसमें पानी है, कहीं कहीं नॉर्मल फोर्स है, कहीं हवा है, कहीं टेंशन है, कहीं लोड है, पुल है, मतलब हर चीज़ पे फिज़िकल कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ में किसी ना किसी फोर्स का जो है वो उसका लगना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है इन सब के लिए। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो चीज़ों का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर वो प्रेजेंट है भी तो उनके दरमियान कोई आपको मतलब कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आएगा। एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको ऐसी फोर्स डिफाइन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में जो कि नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो है कोई भी आपको रिलेशन नज़र नहीं आ रहा होता, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, दे आर लाइक इनविजिबल, राइट।
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो डिस्टेंस से भी काम कर सकती हैं, और इसको हम समटाइम एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली 3-4 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है MCQs के लिए। MCQs में बेसिकली बात पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देयर इज़ ऑलवेज लिंक विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर कॉल्ड फील्ड फोर्सेस को हम फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम फील्ड फोर्सेस कहते हैं, बिकॉज बेसिकली फील्ड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फील्ड से रिलेटेड होती हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें आगे कौन सी टाइप्स है, इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। आप ये सारी फोर्सेज आपको तकरीबन पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसका उन्होंने पहले तो एप्पल की एग्जाम्पल दी। एप्पल की एग्जाम्पल हर स्टूडेंट को पता है, वो एप्पल था, वो न्यूटन के सर पे गिरा, उसकी वजह से बहुत सारी फिजिक्स बन गई, और आज हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल हर स्टूडेंट को पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि जब हम कोई चीज़ ऊपर से खींचते हैं ना, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच लेती है। हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम चीज़ें रख रहे हैं, दुनिया में जो भी काम हो रहा है सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। जिस दिन ज़मीन से ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी तो उस दिन जो है वो क़यामत होगी। आपको पता है कुरान पाक में भी है कि जब पहाड़ उड़ने लग जाएंगे और हर चीज़ अपना बैलेंस ख़त्म कर देगी, तो वो जो है क़यामत की निशानी है, जब ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल जब ग्रेविटी हम हर काम कर रहे हैं तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, ठीक है। तो ये है F=G m1 + m2 r का स्क्वायर। इसमें हमारे पास m1 और m2 दो मास डिस्टेंस हैं अपार्ट, और g कांस्टेंट ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक फार्मूला समझा देती हूँ। तो इसमें F हमारे पास फोर्स है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि अपार्ट हैं, क्योंकि ग्रेविटी में हमेशा ये होता है कि एक फोर्स अपवर्ड लग रही होती है, एक ऐसे लग रही होती है। हमारे पास दो फोर्सेज होती है ना, लाइक अपवर्ड और लोअर जो ग्रेविटी फोर्स लगती है, जिसकी वजह से हम जो है वो ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पे m1 और m2 दो मैसेज हैं जो कि अपार्ट हैं, और ये r इनके दरमियान रेडियस है। रेडियस जब दो चीज़ें दूर होती हैं तो उनके दरमियान जो होता है वो रेडियस है। रेडियस होता बेसिकली क्या है, जब सर्कल होता है ना, यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक जो होता है ना वो हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। एक हाफ वे पाथ एक तरह से आप कह लें, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसमें ये चीज़ें गिवन है। और जी की वैल्यू 6.6710⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2 जो है ये इसकी वैल्यू, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। आप चाहे FSC कर लें, मैट्रिक कर लें, BS लेवल पे चल जाएं, इसकी वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप याद कर लें। अब जो उन्होंने कहा है कि सन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ को अपने इर्द गिर्द रखती है। अब सन की एक ग्रेविटी फोर्स है, एक बात स्टूडेंट्स के सन की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने तमाम सैयारों को अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ है, ठीक है। हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। वो सारे प्लैनेट्स जो एक चक्कर में घूम रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट में, जो हैं वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सन उनको इतना भी नहीं खींचता कि वो बिल्कुल इसके अंदर ही धंस जाएं, ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है उसकी ग्रेविटी फोर्स के, सब जो है अपार्ट हो जाएं। वो बिल्कुल एक कांस्टेंट अल्लाह ताला ने एक फ़ोर्स जो है उसको मुकर्रर किया, जिसकी वजह से तमाम जो अर्थ है, जितने प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट में हैं। और ठीक है, इसी वजह जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ को जो है जो मून को, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है, ठीक है। ऐसे ये इसकी दो एग्जांपल हैं, आप इसमें सन की और मून की एग्जांपल को ले सकते हैं। ऐसे उन्होंने कहा है कि जो चीज़ डाउनवर्ड फोर्स स्पेक्ट और जिसको वेट कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी और वेट। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा कि दूसरे प्लैनेट्स पे जाके जो हमारा वेट है वो चेंज हो जाता है। वेट चेंज होने की वजह ग्रेविटी होती है, ठीक है। लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए। आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है। अब एक होता है, दो चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपने कभी बालों को आप रब करें, कंघी को आप बालों पे रब करें, ठीक है, और उसके बाद आप छोटे पेजेस के पीसीज लें ना और उस कंघी को ऊपर करें, तो वो जो ना वो पेजेस के साथ अटैच हो रहे होते हैं। या आप कंघी को ज़ोर से रब करें अपने बालों के साथ, दोबारा बालों के ऊपर ही रखें ना, तो वो बाल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस को रिपेल करते हैं। रिपेल क्या होता है? रिपेल का कॉन्सेप्ट जो उसको नहीं पता होता अक्सर। अट्रैक्ट तो आपको समझ आ गया कि एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये होता है अट्रैक्ट, ठीक है। अब रिपेल क्या होता है? रिपेल होता है एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, तुम पीछे हो जाओ।
अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है ना, ये अपना मुंह इधर कर लेगा, ये अपना मुंह इधर कर लेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे की तरफ होंगे और ये अट्रैक्ट करे होंगे। मैग्नेट जो खेलने वाला मैग्नेट होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेज होती हैं, वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। रिपेल में है कि पॉजिटिव जो होगा वो एक दूसरे को कर देगा। आगे है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपको सबको पता है, एक दूसरे पे एक्ट करती है। जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है, आप मैग्नेट कभी रखें कील के पास, उसको खींच लेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है। और ये पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 पोल्स होते हैं हर मैग्नेट के। ठीक है, और जो चीज़ है, हम डिफरेंट पोल जो हैं, डिफरेंट चीज़ों को उन पोल्स के दरमियान ला के उनमें अट्रैक्शन जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, वही बात, और अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर अनलाइक पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट इफ़ दे आर लाइक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ होगा, नॉर्थ नॉर्थ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर लाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।